फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी एक पिता की कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। चुपचाप सभी लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। मंदिर के पुजारी ने वहाँ मौजूद गरीबों से कहा। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है और उनमें से कुछ लोग उतरते हैं और वहाँ मौजूद गरीबों को खाना और कंबल बांटने लगते हैं। सोनी वहाँ मौजूद बच्चों के लिए अलग से स्वेटर लेके आई थी और वह बच्चों को एक किनारे ले जाकर दे रही थी। जब बच्चों को स्वेटर देना हो गया तो वह अपने परिवार की मदद करने लगी और सभी को खाना बांटने लगी। खाना बांटते हुए जब वह एक आखिरी गरीब के पास पहुंची तो वह बड़ी हैरानी से उस बूढ़े को देखने लगी। वह बूढ़ा सर झुकाए बैठा था, फटे पुराने कपड़े, फटी चप्पल, ठंड से ठूठ रहा था। सोनी जब अच्छे से उस बूढ़े को चेहरा देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और उसके हाथ से सारा सामान गिर जाता है, जिस पर वह बूढ़ा उससे कहता है, यह मैं रख लूं बेटा, बड़ी ठंड लगती है, एक से मेरा गुजारा नहीं होता, तुम चाहो तो खाना मत देना मुझे। सोनी उस बूढ़े की बात सुनकर रो पड़ती है और कहती है, पापा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी गुड़िया, आप यहाँ और इस हालात में। वह बूढ़ा सोनी की बातें सुन तो पा रहा था पर वह शायद समझ कुछ नहीं पा रहा था और अवाक होकर सोनी को बस देखे जा रहा था। तभी मंदिर का पुजारी पीछे से आकर कहते हैं, क्या तुम इन्हें जानती हो? सोनी ने कहा, हाँ, यह मेरे पिता शंभू शरण है। बेटी यह कौन है, कहाँ से आए हैं? यह तो पता नहीं, बस एक दिन इन्हें यहाँ कोई बैठाकर चला गया, तब से यह यहीं मंदिर के बाहर ही रहते हैं और ताज्जुब की बात तो यह है कि इन्हें अपने जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं, परंतु कह रही हो यह तुम्हारे पिता है, फिर इनकी ऐसी हालात कुछ समझ नहीं आया। पुजारी ने कहा, पंडित जी, मेरे पिता को मेरे भैया सूरज अपने साथ लंदन ले गए थे और तब से रोज मेरी बात पापा से फोन पर होती है, फिर यह यहाँ क्या कर रहे हैं और वह भी ऐसी हालात में, मैं खुद हैरान हूँ। या तो पापा को भैया ने यहाँ छोड़ा है या पापा वहाँ से खुद ही चले आए होंगे। अब इन्हें तो कुछ भी याद नहीं, जो इनसे पूछूं आखिर माजरा क्या है, अब तो वही बता सकते हैं पूरी बात। अभी फोन करती हूँ भैया को। यह कहते हुए सोनी सूरज को फोन करने लगे। सूरज के फोन उठाने के बाद, हेलो भैया, कैसे हो, क्या कर रहे थे? सोनी ने पूछा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बाहर शॉपिंग पर जाने की तैयारी कर रहा था। तुम बताओ, आज तो तुम्हारे यहाँ पूजा हवन है ना, हो गई उसकी तैयारी? सूरज ने पूछा, हाँ बस वही चल रही है। भैया जरा पापा को फोन देना, वह क्या है ना, उन्हें पूजा पाठ काफी पसंद है तो सोचा वीडियो कॉल पर ही उन्हें दिखा दूं। सोनी ने कहा, अच्छा रुक। यह कहते हुए सूरज पापा पापा कहते हुए फोन देने लगता है। उधर से बिल्कुल सेके पापा की आवाज आती है, जो कहते हैं, हाँ गुड़िया बोल बेटा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तो दवाई खाकर सो रहा था, तो फिर अभी कभी वीडियो कॉल कर लेना। उसके बाद सूरज फोन में आकर कहता है, वह क्या है सोनी, पापा को यहीं की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए थोड़ी सुस्त हो गए हैं, तो फिर कभी बात कर लेना। सोनी ने इस बात से सोनी हैरान हुई और उसने सोचा, जब पापा यहाँ मेरे सामने बैठे हैं तो फोन पर वह आवाज़ किसकी थी? फिर उसे याद आया कि जब से भैया विदेश गए हैं तब से वह कभी भी वीडियो कॉल नहीं करता, बस बातें करके फोन रख देता है। जब से भी उसे वीडियो कॉल करने की कहती थी तो वह कोई न कोई बहाना बना ही देता था। आखिर यह सब हो क्या रहा है, सोनी ने सोचा। और फिर वह शंभू शरण जी को अपने साथ ले गई। वह अपने पति अजीत से कहती है, पता नहीं अजीत, यह पापा को क्या हो गया है, और जब भैया इन्हें लंदन ले जाने वाले थे तो यह यहाँ इस हालात में कैसे? यह ना जान तो मुझे पहचान रहे हैं और उधर भैया भी पता नहीं किससे मेरी बात करवाते आए हैं इतने दिनों तक। सोनी, तुम्हें पक्का यकीन है ना यह पापा ही हैं? क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, यह ना तो मुझे पहचान रहे हैं, ऊपर से उधर भैया ने भी तुम्हारी बात पापा से करवाई, ऐसा तो नहीं कहीं यह कोई बहरूपिया हो? अजीत ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हो आप, यह मेरे पापा ही हैं। यह बहरूपिया वगैरह फिल्मों में होता है, असल ज़िंदगी में नहीं, और मैं अपने पापा को नहीं पहचानूंगी। क्या यहाँ कोई बड़ी साजिश हुई है? पर पता कैसे करो? भैया इतनी दूर बैठे हैं और फ़ोन पर यह वह है तो सच्चाई बताने से रहे, और यहाँ पापा भी सब कुछ भूल कर बैठे हैं, आखिर सच्चाई का पता करो तो कैसे? सोनी ने कहा, सोनी
यह सब बाद में करेंगे। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पापा का इलाज करवाना। एक बार पापा ठीक हो जाए, बाकी तो सब कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा। अजीत ने कहा, ठीक कह रहे हो आप। यह कहकर सोनी शंभू सरन जी के पैरों के आगे बैठकर कहती है, पापा आपको अपनी गुड़िया याद नहीं? पापा आपकी तो जान बसती थी हमें, फिर आप हमें कैसे भूल सकते हैं? कुछ तो याद कीजिए, कुछ तो बताइए। पापा आप ऐसे अनजान नहीं बन सकते। सोनी शंभू सरन जी से यह सब बातें कहते कहते रो पड़ी। बिटिया कौन हो तुम? मुझे सच में याद नहीं, पर यह जो तुम कह रही हो ना, गरीबों में दान बड़ा अच्छा नेक काम कर रहा है। तुम्हें पता है उन बच्चों को जब रात में ठंड लगती है तो वह काफ़ी रोते हैं। आज वह भी चैन से सो पाएंगे। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। शंभू सरन जी ने अपने कांपते हाथों को उठाकर सोनी को आशीर्वाद देते हुए कहा, पापा यह भी आपसे ही सीखा है। जब आप किसी को मदद करने के लायक हो तो जरूर करो, क्योंकि भगवान ने जितना हमें दिया है उतना तो शायद किसी को सपना हो। पापा भले ही अभी आपको कुछ याद नहीं, पर मुझे सब कुछ याद है, और अब आपकी यह बेटी आपकी भी मदद करेगी। सोनी ने कहा। अगले दिन सोनी शंभू सरन जी को डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर उसे कहते हैं यह किसी गहरे सदमे की वजह से अपनी याददाश्त खो चुके हैं। ऐसी मरीजों का वापस से याददाश्त आना बड़ा मुश्किल होता है, पर कभी कभी अगर वही मंजर इन्हें दोबारा नजर आ जाए जिससे इन्हें सदमा लगा है तो याददाश्त वापस आ सकती है। पर अब यह कभी अभी पक्का नहीं कह सकते। मुझे के कुछ टेस्ट करने होंगे, फिर उनकी हालात कहाँ तक बेहतर की जा सकती है उसकी कोशिश करेंगे। सोनी यह सुनकर काफ़ी मायूस हो जाती है और फिर वह शंभू सरन जी को घर वापस लेकर आ जाती है। घर आकर वह अजीत से कहती है, अजीत आज से पहले कभी मैंने खुद को इतना लाचार महसूस नहीं किया। समझ रही हूँ पापा का साथ जरूर कुछ न कुछ बुरा हुआ है, पर कर कुछ भी नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ जो पापा ठीक हो जाए और मुझे सब कुछ पता चल जाए। देखो सोनी, डॉक्टर के कहे मुताबिक पापा को वापस से वही मंजर याद दिलाने से ही उनकी याददाश्त वापस आएगी, पर जब हमें पता ही नहीं होगा कि पापा को सदमा कौन सी बात पर लगा है, हम वह मंजर उन्हें कैसे दिखा सकते हैं। अब तो एक ही रास्ता है, हमें सब कुछ अब बस सूरज भैया ही बता सकते हैं। अजीत ने कहा, पर भैया जो इतने दिनों से झूठ बोलते आए हैं, मुझे वह अब क्यों सच बताएंगे? भला मैं तो बस यह सोचकर हैरान हूँ कि भैया को लंदन गए लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, और तब से पापा इसी हाल में जी रहे थे। सर्दी बरसात की मार झेलते रहे और मैं बेवकूफ़ यहाँ से दूर बैठी यही समझती रही पापा लंदन में आराम से हैं। क्यों मेरे दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि पापा को भैया कभी वीडियो कॉल पर आने क्यों नहीं देते? सोनी ने कहा, जानता हूँ सोनी तुम्हारी तकलीफ अभी मैं समझ सकता हूँ, पर यह वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है, एकदम उठाने का है। सूरज भैया यूं सच्चाई तो नहीं बताएंगे, उल्टा अगर उन्हें पापा के बारे में पता लग गया तो वह इंडिया कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले उन्हें यहाँ धोखे से बुलाना होगा, और सिर्फ एक ही चीज़ है जो उन्हें यहाँ बुला सकती है, वह है पैसा। तुम भैया को फ़ोन करके कहोगे कि पापा की कोई पॉलिसी मैच्योर हुई है पूरे 1 करोड़ की, और वह पापा को यहाँ आकर साइन करने के बाद ही सीधे उनके अकाउंट में मिलेगी। उसे कुछ शक ना हो उसके लिए कहना, पापा से पूछना जरा कि ऐसी कोई पॉलिसी जिसमें उन्होंने अल्टरनेट पते पर मेरा घर का पता डाला था। जब तुम ऐसा पूछोगी तो वह या तो कोई बहाना बनाएंगे या कहेगा हाँ पापा हाँ कह रहे हैं। पैसों की बात सुनते ही वह जरूर आएगा, तब हम उसकी गिरबान पकड़ेंगे, और जब वह आएगा पहले हम देखेंगे कि पापा को साथ ना लाने का वह क्या बहाना बनाते हैं। तब तक पापा को कहीं छुपा कर रखना होगा। अजीत ने कहा। उसी रात शंभू सरन जी अब सो रहे थे। वह नींद में जोर जोर से चीखते हुए कहने लगे, मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा उसे, मैं नहीं मारा उसे। बेटा तू तो यकीन कर से जब शंभू सरन जी के कमरे में ही सोई थी वह इस आवाज़ से उठ बैठी, पर उसने शंभू सरन जी को जगाया नहीं। उसे लग रहा था कि नींद में ही शायद शंभू सरन जी के कुछ काम की बातें बता देंगे, पर वह इन शब्दों के अलावा कुछ नहीं बोले और शांत होकर वापस से सो गए। अगले दिन सोनी सूरज से फ़ोन पर कहती है जैसा उसे अजीत कहता है। फिर सोनी जरा पापा को फ़ोन देना, जिस पर सूरज कहता है, अरे पापा अपने हम उस उम्र दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, इस समय पूरे दिन घर पर रहकर बोर हो जाते हैं, इसीलिए मैं ही कहता हूँ चले जाया करें। अरे मैं उन्हें बता दूंगा और अगर आने की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर आऊँगा।
एक बात बता, अगर सिर्फ मैं आऊँ तो चलेगा? वह क्या है ना पापा की अब उम्र भी काफ़ी हो गई है, तो सफ़र उन्हें रास नहीं आती। वह भी इतना लंबा सफ़र। भैया पॉलिसी पापा के नाम पर है, तो उनको तो साइन चाहिए होगी ना। पर क्योंकि उन्होंने नॉमिनी में आपको रखा है, तो मैं पूछती हूँ कि वकील से कि सिर्फ आपके साइन से काम होगा या नहीं। यह कहकर सोनी फ़ोन रख देती है। अगले दिन वह वापस से सूरज को कॉल करके कहती है, हाँ भैया, आपके साइन भी चलेंगे। तो वह इस पर सूरज कहता है, ठीक है, मैं सबसे जल्दी का टिकट करवा कर आता हूँ। वह तुम्हारी भाभी भी आना चाहती है, काफ़ी दिनों से हो गए हैं हमें वहाँ आए हुए। हाँ हाँ भैया, आप सभी का स्वागत है। काश के पापा भी आप होते तो उनसे भी मिलना हो जाता, पर आप और भाभी दोनों आ जाएंगे तो पापा की वहाँ देखभाल कौन करेगा? सोनी ने कहा, यहाँ पापा के लिए फुल टाइम मेड है जो पापा की अच्छे से देखभाल करती है, और कुछ दिनों की ही तो बात है, सूरज ने कहा। फोन रखने के बाद सोनी अजीत से कहती है, कैसे झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। आओ आओ भैया, जो तुम्हारे झूठ का करारा जवाब मैंने भी ना दिया तो मेरा नाम भी सोनी नहीं। सोनी, हमें बड़े सतर्क होकर पूरा काम करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि सूरज के यहाँ आने से पहले उसे सब कुछ पता चल जाए, अजीत ने कहा। उसके बाद एक दिन से जब शंभू सरन जी को पार्क में घुमाने ले जाती है, वह वहाँ बैठे अपने पापा को कुछ पुरानी तस्वीर दिखा रही थी, पर शंभू सरन जी उन तस्वीरों को एक अनजान की तरह ही देख रहे थे। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान रहे थे। पर जैसे ही सोनी ने फोन पर तस्वीर बदलते बदलते शंभू सरन जी को सूरज की तस्वीर दिखाई, शंभू सरन जी के चेहरे का भाव ही बदल गया। वह एकाएक बोल पड़े, अरे यह तुम्हारे परिवार के बीच में क्या कर रहा है? आप जानते हो इन्हें? क्या क्या किया था इन्होंने? सोनी उत्तेजित होकर शंभू सरन जी से पूछने लगी। इससे पहले शंभू सरन जी कुछ बताते, एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां जाकर सोनी से कहता है, अरे सोनी बेटा, तुम कितने दिनों बाद मिलना हो रहा है तुम लोगों से। और शंभू सरन यह लंदन से कब आया? अरे गणेश अंकल, आप कैसे हैं? सोनी ने पूछा। बेटा मैं तो ठीक हूँ, जब से इस मोहल्ले में दूर गया हूँ सबसे अलग रिश्ता टूट ही गया है। उम्र हो गई है ज़्यादा, घर से निकलना नहीं हो पाता। शंभू सरन से तो तब मिला था जब यह लंदन जाने वाला था, उसके बाद यह कब आया? और तुम शंभू सरन आने के बाद एक फ़ोन तो कर सकते थे ना मुझे। हम पड़ोसी कम दोस्त ज़्यादा थे, थोड़ी दूर क्या चला गया, सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। गणेश जी ने कहा, अंकल क्या बताऊं आपको, पापा को अभी कुछ भी याद नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पापा को किस हालात में देखा। हमारे बहुत कोशिश के बाद अजीत का ट्रांसफ़र इसी शहर में हो पाया। मेरे सास ससुर का भी हमारे अलावा कोई नहीं है, और मैं सोच रही थी पापा भी भैया के साथ लंदन में बस गए हैं, तो चलो एक ही शहर में रहकर पूरे परिवार के साथ रह पाएंगे। यहाँ आने के बाद अपने मन्नत को पूरा होने पर माता के मंदिर के बाहर गरीबों में कुछ दान करने का इरादा बनाकर जब वहाँ गए तो पापा को वहाँ भिखारियों की लाइन में बैठे भीख मांगता देखा। मैं बता नहीं सकती अंकल उस वक्त मुझ पर क्या बीती। सोचा था पापा लंदन में आराम से हैं, पर यहाँ तो पापा की ऐसी हालात। अब उनके साथ क्या हुआ ना तो यह बता सकते हैं, ना ही भैया बताएंगे। सोनी ने कहा, बेटा जब उसने मुझे अपने लंदन जाने की बात बताई थी, वह भी सूरज के साथ, तभी मुझे यह बात खटकी थी, क्योंकि सूरज कभी सीधे मुंह तो इनसे बात ही नहीं करता था। यह अक्सर जाकर अपना दुख मुझे बताया करता था। एक बार की बात है, जब वह मुझसे मिलने आया तो उसने कहा, गणेश एक कप चाय पिलाए। मैंने अपनी बहू से कहकर चाय मंगवा दिया। चाय आने के बाद भी यह कुछ कहना चाह रहा था, पर कह नहीं पा रहा था। जब मैंने पूछा, शंभू सरन कोई परेशानी है बताओ, तो यह मुझसे कहने लगा, गणेश तू मुझे कुछ खिला सकता है क्या? बड़ी भूख लगी है यार। पर यह बात सूरज या बहू को मत बताना। वो क्या है ना, सुबह से यह दोनों कहीं निकले हुए हैं, मुझे यह भी नहीं पता कब आएंगे। मैंने सोचा मेरा खाना फ्रिज में रख कर गए होंगे, पर घर में कोई खाना नहीं है। बहुत जोरों की भूख लगी है, पैसे भी नहीं है मेरे पास। इस पर मुझे सूरज पर काफ़ी गुस्सा आया। ऐसे कैसे कोई कर सकता है? पर इसने मुझे क्या कहा, यार कुछ खिला दे, शुगर का मरीज हूँ, ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह पाता। फिर मैंने इसे खाना खिलाया। यह तो रही उस दिन की बात। आए दिन तो तुम्हारे घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, जिसे मेरा परिवार भी सुनता। एक रोज़ तो थक कर मेरे बेटे ने पुलिस को ही बुला लिया ताकि यह सब बंद हो जाए। पर हमें क्या पता था मेरा यह कदम हमें इससे और दूर हो ले जाएगा।
पुलिस तो चले गए पर शंभू शरण बिल्कुल बदल गया। वह मुझसे अब बात नहीं करता और ना ही मेरे घर आता। फिर एक दिन यह अचानक आकर कहता है, मैं अपने बेटे के साथ लंदन जा रहा हूँ। अरे मैंने ही गलत समझ लिया था अपने बेटे को। चल यार चलता हूँ, फिर पता नहीं कब मिलना हो पाए तुमसे। तो हमें लगा चलो ठीक है, जो इसका सब कुछ सही हो गया और इन लोगों को मैंने अपनी आंखों से घर को ताला लगाकर निकलते हुए देखा। फिर कुछ दिनों बाद हम भी अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। फिर सीधा आज मिल रहा हूँ। गणेश जी ने कहा, इतना सब कुछ चल रहा था पर पापा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो चला है इन सब में भैया की कोई बड़ी प्लानिंग ही होगी। सोनी ने कहा, हाँ बेटा, मैंने कई बार कहा भी था तुझे सब कुछ बता दे, पर यह कहता अभी मेरी और जिंदगी बची ही कितनी है, क्यों खामोखा अपनी बच्ची को भी परेशान करूं। बेटा तो पहले से ही मुझसे परेशान है। गणेश जी ने कहा, अंकल काश की पापा की इस हालात की वजह से जान पाती, फिर बताती भैया को। सोनी ने कहा, बेटा अगर इन सब में मेरी कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बताना। कितना हंसमुख हुआ करता था मेरा दोस्त, बेचारे पर ऐसे क्या बीती जो इसकी ऐसी हालात हो गई। गणेश जी ने कहा और वहां से चले गए। उधर से जल शंभू सरन जी को भी घर लेकर वापस आ गए और उन्हें वापस से सूरज की तस्वीर दिखाकर पूछने लगे, क्या आप इन्हें जानते हैं? अब शंभू सरन जी को कुछ याद नहीं आया। दिन बीतते गए और एक दिन सूरज भी आ गया। सूरज के आने से पहले ही सोनी ने शंभू सरन जी को छुपा दिया था। सूरज जाकर सोनी से कहता है, कब चलना है साइन करने? भैया अभी अभी तो आए हो, यह सब तो ही हो ही जाएगा, इतनी भी क्या हड़बड़ी है, जरा हमारे साथ भी अच्छे से मिल लो। सोनी के यह कहते ही सूरज कहता है, अरे नहीं नहीं, हम अपने लिए परेशान नहीं है, पापा के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। वह उन्हें वहाँ अकेले छोड़कर आए हैं ना, इसीलिए। हाँ सही कहा भैया, एक बार पापा को कॉल तो करो, यह काम करो वीडियो कॉल ही कर लो, आखिर पता तो चले अकेले ठीक ठाक तो है ना। सोनी ने कहा, अरे नहीं नहीं, अभी पापा को दवा खाकर सोने का समय है, मेरी अभी उनसे बातें हुई है, वह अभी अभी सोए हैं, बाद में बात करवा दूंगा। सूरज ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम ना ही सही मैं ही तुम लोगों को पापा से मिलवा देती हूँ। सोनी के ऐसी कहते ही अजीत पीछे से शंभू सरन जी को लेकर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सूरज और उसकी पत्नी माया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या हुआ भैया, इतना क्यों चौंक रहे हो? तुम लोगों को क्या लगा कि इतना बड़ा कांड करके तुम लोग बच जाओगे? अरे पॉलिसी तो ये बस बहाना था तुम लोगों को यहाँ बुलाने की, असल में तो तुम लोगों की पूरी सच्चाई पापा ने मुझे पहले ही बता दी थी। अब तुम लोग लंदन नहीं जेल जाओगे। सोनी ने कहा, क्या पापा ने बताई है? पर इनकी तो याददाश्त ही चली गई थी, फिर इन्होंने कैसे बताया? सूरज ने घबराहट में कह दिया, अरे वह तो सब पता है तुम्हें। चलो अच्छा हुआ, अब पापा के साथ क्या हुआ और उनकी ऐसी हालात कैसे हुई अब तुम मुझे बताओगे, वरना कुछ ऐसे सबूत है मेरे पास जिससे तुम्हारा वापस लंदन लौटना सपना बन जाएगा, और अगर सपना पूरा सच बता दोगे तो शायद मुझे तुम पर तरस आ जाए और मैं तुम्हें माफ कर दूं। सोनी ने कहा, वो क्या है ना सोनी, पापा की बढ़ती उम्र हम पर बोझ बन गई थी, हम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए हम उस घर को बेचकर हमेशा के लिए लंदन जाना चाहते थे। पर पता नहीं पापा को यह बात कैसे पता चल गई और वह इस घर को बेचना ही नहीं चाहते थे। वह तो सोच रहे थे लंदन वह हमारे साथ रहने जाएंगे, तो हमने सीधी उंगली से घी ना निकलते देख उंगली टेढ़ी करने की सोची। माया ने एक आइडिया बनाया, जिसमें माया चाकू लेकर पापा के सामने आकर कहती है, पापा जी जो आपने कागजात पर साइन नहीं किया तो मैं अपने हाथ के नस को काटकर अपनी जान दे दूंगी। मैं भी नाटक कर उसे ऐसा करने से रोकने लगा। पापा को लगा कि माया सच में ऐसा करेगी, तो वह बुरी तरह घबरा कर उन कागजात पर साइन कर देते हैं, जिसके बाद भी माया चाकू को ऐसे अपने हाथों पर चलाती है जिससे पहले से फिट किया हुआ नकली खून का पैकेट फट जाता है और वह गिरकर मर जाने का नाटक करने लगती है। दरअसल यह इसलिए किया क्योंकि हमें पापा को अपने साथ ना ले जाना पड़े। पापा माया के नकली खून को असली खून समझ बैठे और सदमे में बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्हें इतना गहरा सदमा लगा और वह सब कुछ भूल गए। हमने देखा यह अच्छा मौका है हमारे लिए, लगभग तुझे लेकर सभी को हमारे लंदन जाने की बात पता थी और हमने पापा की यादाश्त चले जाने का फायदा उठाया और उन्हें अपने साथ लेकर तो निकले, पर बीच रास्ते में ही छोड़ दिया।
क्योंकि हमें पता था ना, तो पापा अब अपने घर ही पहुंच जाएंगे और ना ही किसी को अपना परिचय दे पाएंगे। पर पता नहीं यह तुम्हें कैसे मिल गए। सूरज ने कहा, अभी भी एक बात छुपा रहा है नालायक। बताना किस तरह तुम लोगों ने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश भी की थी। वह तो भला हो उस बिल्ली का जिसने मेरा खाना खा लिया और मेरी जगह वह चल बसी। वहाँ खड़े शंभू शरण जी भी अचानक से बोल पड़े, आपको सब याद आ गया पापा। सोनी ने कहा, हाँ बेटा, जब यह हमारी कहानी बता रहा था तभी मुझे सब कुछ याद आ गया। पर मैं देख रहा था कि आखिर मेरी मरी हुई बहू जिंदा कैसे हो गई। शंभू शरण जी ने कहा, भैया इतना कुछ करते रहे, जरा सा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे यह हमारे पापा है, लगभग 1 साल से भी ज्यादा यह सड़क पर जी रहे हैं और आगे भी एक दिन ऐसे ही चले ही जाते। तब भी तुम हमें यही कहते कि पापा का अंतिम संस्कार कर दिया। इतने दिनों से जो तुम पापा की आवाज सुना रहे थे वह कैसे कर रहे थे? सोनी ने कहा, वह तो एक आवाज को रिकॉर्डिंग कर एक टेप के जरिए करता था ताकि किसी को कोई शक ना हो। सूरज ने कहा, उसके बाद सोनी कहती है, सॉरी भैया, अब आप दोनों कभी लंदन नहीं जा पाएंगे क्योंकि पुलिस आ रही है और वह आप लोगों को असली जगह ले जाएगी। और सबूत के लिए सॉरी, बातें रिकॉर्डिंग भी हो गई है। नहीं नहीं से जल माफ कर दे मुझे पापा, आप तो कुछ कहिए ना, बड़ी मुश्किल से लंदन में सेटल हो पाया, सब बर्बाद हो जाएगा। सूरज ने कहा। इस पर शंभू शरण जी ने महावीर को एक चाटा लगाकर कहा, अब क्यों माफी मांग रहा है? जा कोई और योजना बना मुझे बीमार बताने की। बेटा, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। फिर पुलिस आकर सूरज और माया को ले जाती है। उसके बाद सोनी शंभू शरण जी के सीने से लगकर कहती है, पापा आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गए। आपसे कोई और भी मिलने आया है, वह देखिए। तभी गणेश जी आते हैं और कहते हैं, क्यों भर भुअल भुलक्कर, मुझे याद है? शंभू शरण जी हंसते हुए बोले, हाँ तुझे कैसे भूल सकता हूँ यार। पर एक बात बता दूँ तो बहुत बड़ा खुश था लंदन जाने के लिए। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सूरज तुझ पर जोर डाल रहा है। गणेश जी ने कहा, हाँ, क्योंकि कुछ दिनों से दोनों बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे। मुझे तो बाद में पता चला कि यह इस घर को बेचकर हमेशा के लिए मुझे जहर देकर जान से मारने का इरादा बना रहे हैं। तभी मैंने विरोध किया, पर देखो क्या से क्या हो गया। शिव नारायण जी ने कहा, वह तो शुक्र मनाओ मेरी बेटी और दामाद का, वरना गणेश जी ऐसा ही कहीं रहे होते हैं। तभी सोनी कहती है, बस कीजिए आप लोग, अब तो खुशी मनाने के दिन आ गए हैं, तो भूल जाइए पुरानी बातों को। और फिर सभी लोग हंसने लगे। अब शंभू शरण जी को सोनी की अपने घर में प्रेम पूर्वक रखने लगी। सूरज और माया ने कई बार शंभू शरण जी से मिलने की कोशिश की, मगर सोनी ने अपने घर के नौकरों को साफ हिकायत दे रही थी कि उन्हें किसी भी कीमत पर घर के अंदर न आने दिया जाए। सच कहा है, पापा का घर एक दिन फट ही जाता है। वैसे ही हुआ सूरज और माया के साथ भी। अगर उन्होंने निर्दोष भोले भाले शंभू शरण जी को जहर देकर मारने की कोशिश ना की होती तो उन्हें भी जेल की हवा ना खानी पड़ती और सभी लोग प्रेम पूर्वक अपना अपना जीवन जीते। भगवान ने हम मनुष्यों को अपने कर्म करने के लिए जन्म दिया है, लेकिन कभी कभी मनुष्य में बदले की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि उसे कहाँ ले जाकर डुबो देती है, पता ही नहीं चल पाती। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करनी चाहिए। कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।